आपका स्वागत है लर्नर्स पॉइंट के इस चैनल पे। और जैसा कि हम लोग वोकैब सेशन को लेकर के आगे चल रहे थे और इस पे हम लोग इडियम्स वाले और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले कुछ सेगमेंट को देखे थे, कुछ सेशन को देखे थे। तो आज इडियम्स के जो सेगमेंट था, जो सेशन था, उसी को आगे बढ़ाएंगे। एक्चुअली आज थोड़ा सा हम आउट ऑफ सिटी थे, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि आज का क्लास हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप सबों के कारण और आप सबों के लिए मुझे आना पड़ा और आज हम आकर के आप सबों का सेशन ले रहे हैं। एक्चुअली मेरे एक काम से यदि आप सबों का फ्यूचर बढ़िया बन सकता है तो मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे आज चाहे किसी भी हालात में क्यों ना हो, मैं आज जाऊंगा और आप सबों का क्लास लूंगा, रिकॉर्ड करूंगा और आप सबों का क्लास जो है 8 बजे आप सबों के बीच होना भी चाहिए। तो इसके लिए चाहे जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, हम आए और आज आप सबों का क्लास हम लेंगे भी। तो आप सबों को ये सोचना है कि जब आपके सामने जो व्यक्ति है आपके लिए इतना कर सकता है कि वो हर चीज को छोड़ करके चाहे जैसे भी हो आप सबों के बीच हाजिर हो सकता है, आपके इस हालात को समझ सकता है, आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, आपकी तैयारी में और कुछ भी एडिशनल ऐड करने के लिए वो अपने आप को किसी भी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो आप सबों को अपने लिए, अपने इस फ्यूचर के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आपको भी जी जान लगा करके तैयारी पे लगे रहना है। चाहे कुछ भी हो, चाहे जैसे भी हो, हमको उस चीज को कंप्लीट करना है, रीच करना है, उस चीज को गेन करना है, अचीव करना है। तो हम उस चीज को करेंगे और करके दिखाएंगे सबके सामने। हम अपने आप को सिद्ध भी करेंगे कि हाँ, मेरे में उस काबिलियत है, मेरे में क्वालिटी है कि हम आपके सामने, आपके जुबान पे, आपके चेहरे पे, आपके फेस पे, मतलब वो सारी चीजें हम पब्लिश कर सकेंगे, दिखा सकेंगे कि नहीं, आप मेरे बारे में जो सोच रहे थे, मेरे औकात को जो आप समझ रहे थे, उसको हम आपके लिए सिद्ध करके दिखाएंगे। हर चीज को हम कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो आज का जो सेशन था, हम लोग जो सेशन को आगे बढ़ा रहे थे, सेशन चल रहा था आपका इडियम्स वाला, उसी सेशन को आगे करेंगे। हम लोग लास्ट 2 क्लास में इडियम्स के लगभग 50 मतलब इडियम्स को देखे थे। उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि आगे जो आने वाले हमारे पास इडियम्स है उसका क्या मतलब है, उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, उसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे, उन सबको समझेंगे कैसे। एक्चुअली बहुत सारे सर ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि इन सारी चीजों को रटना नहीं है, इन सारी चीजों को लर्न नहीं करना है, आप अपने माइंड को लगा करके समझ सकते हैं। यस, यू कैन, यू विल बी, एंड आई थिंक कि आप भी समझ सकते हैं, बशर्ते क्योंकि कुछ चीजें होता है समझने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप सब बचपन में जब छोटे होंगे तो भी आप हिंदी बोल लेते होंगे, थोड़ा सा गलत नहीं बोलते होंगे लेकिन बोल लेते होंगे। फिर भी चूंकि आप बोल पा रहे हैं, बोल लेते हैं, फिर भी आपको हिंदी के सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। आपको भी वैसे समझना है कि हाँ, हम अपने दिमाग को लगा करके आने वाले सेंटेंस में इन सारे इडियम्स का मतलब समझ सकते हैं। फिर भी इन सबको एक बार आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार आप बिना कुछ समझे, बिना कुछ अपने आप को परखे हुए, बिना कुछ बहुत ज्यादा अपने आप को ये दिखाते हुए कि हम समझ सकते हैं, आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसके बाद जब आप इस काबिल हो जाएंगे कि हाँ, हम सेंटेंस को पढ़ करके इडियम्स के मतलब को समझ सकते हैं, देन आपका वेलकम होगा। उस वक्त हम भी अपने इस सेशन को अलग तरीके से चेंज करेंगे, आपके सामने ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आपके सामने ये चीज को देने की कोशिश करेंगे कि आप बिना इसके मीनिंग को लिखे, बिना मीनिंग को जाने हुए आप इसके सिर्फ आंसर को बता सकेंगे और बिना रटे हुए आप इस चीज को बता पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको सब्र करना है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। एक बार तो कम से कम एटलीस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने उस पॉइंट पे आएंगे कि उसके बाद आपको ना तो कोई इडियम्स को पढ़ना पड़ेगा, उसके मीनिंग को समझना पड़ेगा, बस उसके यूसेज, उसके जहां पे एप्लीकेशन इन सेंटेंस होगा, आप उसको देख करके बता पाएंगे कि इसका ये मीनिंग होगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 50 के बाद वाले कौन सारे इडियम्स हैं और इसका क्या मतलब है। तो 51 नंबर वाले जो इडियम्स है उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले इडियम्स को पढ़ते हैं और आप भी पढ़िएगा हमारे साथ। क्या लिखा हुआ? विथ माइट एंड मैन। क्या लिखा हुआ? विथ माइट एंड मैन। आप भी पढ़िए। इसका मीनिंग होता है विथ ऑल वंस पावर। कोई भी व्यक्ति है जो अपना पूरा दमखम लगाता है, उसी दमखम को, उसके पूरे वो जो स्ट्रेंथ होता है, उसके पूरे जो वो पावर होता है, उसी को क्या बोलेंगे? विथ माइट एंड मैन। जैसे कि एग्जांपल में आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, दे टैग्ड एट द रोप विथ माइट एंड मैन। उन लोगों ने उसे मतलब कुछ चीजों को या तो बांधा होगा, और कैसा बांधा होगा? तो विथ माइट एंड मैन। वो अपने पूरे ताकत के साथ, अपने पूरे एनर्जी के साथ, पूरे पावर को लगा करके उन्होंने क्या किया? इस चीज को बांध दिया।
किससे बांधा? तो रोप से बांधा। रोप का मतलब होता है रस्सी। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि सेंटेंस में लिखा हुआ है कि विथ माइट एंड मैन, और यहाँ पे बात कर रहा है उसे टैग करने का, बांधने का। तो इसका मतलब हुआ कि जब कोई चीज को बांधता है तो उसमें क्या लगाएगा? अपना पावर लगाएगा। तो आप इस चीज के जो यूज है, इस यूज को आप इस सेंटेंस में समझने की प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप एक बार इस विथ माइट एंड मैन को पढ़ लेना पड़ेगा। पढ़ लेने के बाद आप इसके यूसेज, इसके एप्लीकेशन को भी इजीली समझ पाएंगे। नेक्स्ट है 52 नंबर। 52 में क्या है? ऑड्स एंड एंड्स। क्या है? ऑड्स एंड एंड्स। इसका होता है अस्ट्रे आर्टिकल्स। अस्ट्रे का मतलब होता है बिखरा हुआ। अस्ट्रे का मतलब होता है बिखरा हुआ। आपके घर में या फिर आप जहां पे रहते होंगे, आप बहुत सारे ऐसे सामान हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इधर उधर बिखेर के रख देते हैं, उसे आप क्या बोलेंगे? अस्ट्रे आर्टिकल्स। और उसी को एज एन इडियम्स में यूज करेंगे ऑड्स एंड एंड्स। जैसे कि वेरियस ऑड्स एंड एंड्स वर लेइंग ऑन द फ्लोर। आपके घर में आप जहां पे रह रहे होंगे वहां पे जो छत है, सॉरी जो आपके फ्लोर है, जो आपके फर्श है, उस पे बहुत सारी चीजें होती है जो यहाँ वहां बिखरा हुआ रहता है। आप उसे बोलेंगे कि वेरियस ऑड्स एंड एंड्स वर लेइंग ऑन द फ्लोर। जो आपके फर्श है उसमें बहुत सारी चीजें इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो एक बात इसका मतलब हुआ कि अस्ट्रे आर्टिकल्स, बिखरे हुए सामान, बिखरा हुआ चीज। पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है एन इसेंशियल पार्ट। वो पार्ट जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपके बोलेंगे पार्ट एंड पार्सल। जैसे वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कंट्री। जैसे हमारे देश के जो फ्यूचर है वो हम लोगों, हमारे जैसे और आप जैसे जो होने वाले होनहार युवा हैं, होने वाले होनहार जो ऑफिसर्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई आप सब कैसे हैं? पार्ट एंड पार्सल हैं। आप कैसे हैं? पार्ट एंड पार्सल है। किस लिए? किस तरीके से? एन इसेंशियल पार्ट। किस लिए? आप अपने देश के लिए, आप अपने देश के फ्यूचर के लिए, आप अपने परिवार के फ्यूचर के लिए, और आप अपने खुद के फ्यूचर के लिए ही क्या है? पार्ट एंड पार्सल हैं। तो आप क्या बोलेंगे? वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कंट्री। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। ठीक है। प्रोस एंड कॉन्स, इसका मतलब होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसका मतलब होता है कि वो चीज जो आपके लिए अच्छा हो और वो चीज जो आपके लिए बुरा हो, उन दोनों चीजों को आप क्या बोलेंगे? प्रोस एंड कॉन्स। मतलब पक्ष और विपक्ष, जो आपके पक्ष में हो और जो आपके विपक्ष में हो, उन दोनों को आप क्या बोलेंगे? प्रोस एंड कॉन्स। जैसे आप अपने पार्लियामेंट में देखते होंगे, एक वाले साइड को बोलते हैं प्रोस और दूसरे वाले को बोलते हैं कॉन्स। तो प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। इसलिए बोलते हैं एडवांटेजेस जो आपके हित के लिए हो और दूसरा डिसएडवांटेजेस जो आपके हित के लिए ना हो, दैट मींस आपके अहित के लिए हो। जैसे ऑलवेज पे हेड टू द प्रोस एंड कॉन्स बिफोर डूइंग समथिंग। कुछ भी करने से पहले आप अपने उन सारे चीजों को जो आपके पक्ष में हो, विपक्ष में हो, जो आपके अच्छाई के लिए हो, जो आपकी बुराई के लिए हो, उन सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ता है? देख लेना पड़ता है कि आज हम इस चीज को कर रहे हैं, इसी पे अपने टाइम को लगा रहे हैं, इस चीज के ऊपर हम अपने आपको एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आपके लिए वो चीज कितना इंपॉर्टेंट है, आपको उस चीज से कितना बेनिफिट होने वाला है। उसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ऑलवेज पे हेड, अपने आप को उस पे निगाह डालो। ठीक है, अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करो, डालो निगाह, उस पर थोड़ा सा विचार करो। इसलिए कि वो चीजें आपके लिए प्रोस है या फिर आपके लिए कॉन्स है, कि कब कुछ चीज भी करने से पहले। तो प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है आपके पक्ष और आपके विपक्ष, आपके एडवांटेज और आपके डिसएडवांटेज वाले चीजें। उसके बाद होता है द रैंक एंड द फाइल, जो कि आपका 55 नंबर वाले इडियम्स है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कॉमन पीपल, आम जनता। क्या बोलेंगे आप? आम जनता। जो आम जनता होते हैं उसे आप क्या बोलेंगे? द रैंक एंड द फाइल। जैसे कि द रैंक एंड फाइल कैन नॉट अंडरस्टैंड दीज चेंजेस। जो नॉर्मल चेंजेस या फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किया जाता है कोई भी पॉलिसी में, तो ये सोच लेता है या फिर उसके लिए कुछ बोला जाता है कि ये जो चेंज हम कर रहे हैं ये आम जनता के माइंड से ऊपर जाने वाला है, वो उसके समझ में नहीं आने वाला है। तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे कि द रैंक एंड फाइल कैन नॉट अंडरस्टैंड। जो आम जनता है वो इसे नहीं समझ पाएगा, किन चीजों को, कुछ जो चेंजेस वहां पे किया गया है। तो आप सब पूरे जैसे इंडिया में जो भी जनता है, जो आम जनता के श्रेणी में आता है, उसे क्या बोलेंगे? द रैंक एंड फाइल। या फिर ऑर्डिनरी पीपल, या फिर वो सारे, जैसे आपको इसी चीज का यूज किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी समूह के लिए किया जाए, या किसी संस्था के लिए किया जाए, किसी कंपनी के लिए किया जाए, तो वहां पे इसका मतलब होगा कि वो सारे इंप्लॉय जो आपके मैनेजर से लेकर के आपके स्टाफ तक में शामिल होते हैं, उन सबको बोलेंगे द रैंक एंड फाइल। ठीक है, ठीक है, द रैंक एंड फाइल। और वहां पे स्पेशली यदि इस टर्म में भी यूज किया जाए कि जो भी आपके
जो बोला जाए एम्प्लॉय है, जो आपके असिस्टेंट है, उसके लिए भी यूज किया जाता है रैंक एंड फाइल। तो ये हुआ 55 नंबर वाले इडियम्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं 56 में क्या है, विदाउट राइम और रीजन। विदाउट राइम एंड रीजन, आप मेरे साथ बोलेंगे विदाउट राइम एंड रीजन। विदाउट राइम एंड रीजन इसका मतलब होता है विदाउट वैलिड रीजन, बिना किसी वैलिड रीजन का, बिना किसी इंपॉर्टेंट रीजन का, बिना किसी जैसे बोलेंगे ना कि ये जो सबूत है ये एक्चुअली सबूत है, ये हकीकत वाला सबूत है, तो बिना किसी हकीकत सबूत के यदि कोई चीज हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे क्या, विदाउट राइम और रीजन। जैसे ही क्वारल विथ मी, वो जो व्यक्ति हो मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया या हमारे साथ झगड़ा कर रहा था, किस लिए, विदाउट राइम और रीजन, बिना किसी फसूद का, बिना किसी रीजन का, बिना किसी वजह का, तो उसे आप बोलेंगे विदाउट राइम और रीजन, मतलब विदाउट वैलिड रीजन, बिना किसी फसूद का, बिना किसी जैसे बोलेंगे बेवजह, आप क्या बोलेंगे उसे, बेवजह। उसके बाद 57 नंबर में है रूट एंड ब्रांच। रूट एंड ब्रांच इसका मतलब होता है कंप्लीटली। रूट का मतलब होता है जड़ और ब्रांच का मतलब होता है तना। आप जैसे सोचने की प्रयास कीजिए, आपके सामने एक पेड़ दिख रहा है, पेड़ का पूरी तरह से यदि बोला जाए तो क्या क्या शामिल हो सकता है, एक तो ऊपर वाला पार्ट जिसे आप सूट बोलते हैं, दैट मींस तना, और सूट से नीचे वाला पार्ट यानी धरती से नीचे वाला पार्ट जिसे आप बोलते हैं रूट। तो दोनों पार्ट को मिला देंगे तो पेड़ क्या दिखेगा, वो ट्री कैसा दिखेगा, कंप्लीट दिखेगा, पूर्ण रूप से दिखेगा। उसमें ना तो आपको किसी चीज का मतलब बाकी रहेगा या फिर किसी ऐसा लगेगा कि वो पेड़ अनकंप्लीट है। तो कंप्लीट को बोलने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, रूट एंड ब्रांच। तो रूट एंड ब्रांच का मतलब होता है कंप्लीटली। जैसे आवर लीडर्स आर बेंट अपॉन इरेडिकेटिंग कम्युनलिज्म रूट एंड ब्रांच। हमारे जो लीडर्स हैं वो बेंट अपॉन हो जाते हैं, किस लिए, इसलिए कि जो कम्युनलिज्म है उसको जड़ से खत्म करने को लेकर के, ठीक है। उसके बाद हुआ वेज एंड मीन्स। 58 में क्या है, वेज एंड मीन्स। इसका मतलब होता है मेथड्स और वेज ऑफ रेजिंग मनी, या फिर आपके पैसे कमाने के तरीके को आप क्या बोलेंगे, वेज एंड मीन्स। आप चाहे जिस तरीके से पैसे कमाएं, या फिर आपके सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं चाहे वो किसी भी तरह का बिजनेस करके पैसे कमाते हैं, तो उस चीज को या फिर जिससे वो पैसे कमा पा रहे हैं उसको आप क्या बोलेंगे कि वो उसका क्या है, वेज एंड मीन्स। चाहे किसी भी तरीके से, चाहे किसी भी मीन्स से वो क्या कर पा रहा है, पैसा कमा पा रहा है, तो इस चीज को आप क्या बोलेंगे, वेज एंड मीन्स, ठीक है, वेज एंड मीन्स। तो इसका मतलब होता है मेथड्स, तरीका, और वेज ऑफ रेजिंग मनी, पैसे कमाने के तरीके, पैसे कमाने के वो आपका जिसे बोल सकते हैं कि क्या सोर्स है पैसे कमाने का, उसे बोलेंगे वेज एंड मीन्स। जिसे कंसीडर द वेज एंड मीन्स फॉर कैरिंग आउट द प्लान। कोई भी प्लान को करने के लिए, कोई भी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, उसको जनता के बीच लाने के लिए, या ठीक है, या फिर किसी तरह का आप डेवलपमेंट करने वाले पॉलिसी लेकर के आए तो उसको लाने के लिए आपको क्या चाहिए, उसके तरीके भी चाहिए, ठीक है। स्पेशली आप कंपनी को देखिए कि कंपनी जो भी है कोई भी चीज को, कोई भी नई पॉलिसी को लाता है तो देख वो ये सोचता है कि हम इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करेंगे, इसको लाएंगे तो उसके पीछे का पैसा कमाने का क्या तरीका होगा, तो वो चीज को बोलेंगे कि कंसीडर कीजिए आप उन सारे वेज एंड मीन्स को जिससे कि आप इस पॉलिसी को ला पाएंगे। 59 में क्या है, रैक एंड रूइन। रैक एंड रूइन इसका मतलब होता है कि अटर डिस्ट्रक्शन। अटर डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जैसे आप कोई भी चीज को तबाह कर रहे हैं तो उसके तबाह करने के जो मतलब इसको बोल सकते हैं कि बेहतर तरीका है, उसे बोलेंगे रैक एंड रूइन, ठीक है। द होल बिल्डिंग हैज गॉन टू रैक एंड रूइन, मतलब पूरी तरह से उसका डिस्ट्रक्शन कर दिया गया, किस चीज को, इस पूरे बिल्डिंग का। तो रैक एंड रूइन का मतलब होता है कि पूरी तरह से, कंप्लीट तरह से किसी को बर्बाद करना, कंप्लीट तरह से किसी को बर्बाद करना, पूरी तरह से किसी को बर्बाद करना को हम लोग क्या बोलेंगे, रैक एंड रूइन। रैक एंड रूइन, द होल बिल्डिंग हैज गॉन टू रैक एंड रूइन, जो पूरे तरह से बिल्डिंग था उसे क्या कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। शीप एंड गॉट। शीप एंड गॉट का मतलब होता है गुड एंड इविल। गुड एंड इविल, जो बढ़िया होता है और जो खराब होता है उसे क्या बोलेंगे, शीप एंड गॉट। शीप एंड गॉट, जैसे वन हु टेक्स शीप एंड गॉट विद एन इक्वल माइंड इज अ बैलेंस्ड मैन। वो व्यक्ति जो अच्छे और बुरे दोनों चीजों को बढ़िया तरीके, इक्वल माइंड से बैलेंस करके लेने की कोशिश करता है, आप उसे बोलेंगे कि वो व्यक्ति कैसा है, बैलेंस्ड है, हर चीज में वो परिपक्व है, हर चीज में वो अपने आप को कामयाब साबित करने की हैसियत रखता है, ठीक है।
तो वैसे व्यक्ति के लिए आप क्या यूज करेंगे, शीप एंड गोट, शीप एंड गोट। जैसे आपके आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिसके घर में चाहे किसी भी तरह का मजबूरी क्यों ना आ गया हो, फिर भी वो अपने आप को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। चाहे आप ही जैसे कभी भी टेस्ट दे रहे होंगे या फिर मॉक लगा रहे होंगे, तो आपके सामने ऐसा सिचुएशन आ रहा होगा कि कभी मार्क्स बहुत कम और कभी मार्क्स बहुत ज्यादा, फिर भी आप अपने आप को संभाल रहे होंगे और उसके ओर लगे रहे होंगे, या फिर उस चीज पे आप अपने आप को फोकस किए होंगे, किएंगे कि मतलब मुझे आपको अपने आप को क्या करना है, बेहतर करना है और बेहतर से भी बेहतर करना है। तो आप अपने आप को क्या कर रहे हैं कि उस सारी चीजों को जो आपके साथ गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है, आप उसको एक बढ़िया नजरिए से देखने की प्रयास कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे बोलेंगे कि वन हु टेक्स शीप एंड गोट, जो दोनों चीजों के एक तरीके से संभाल करके अपने आप के सामने प्रेजेंट करता है, उसे बोलते हैं बैलेंस्ड मैन। आपको अभी अपने लाइफ में मतलब सरवाइव करना है, सक्सेस बनना है, तो दोनों चीजों के ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा, दोनों चीजों को बैलेंस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी अप्स एंड डाउन्स होता है, कभी ना कभी आपके सामने ऐसा भी स्थिति आ जाएगा कि आप उस समय अपने आप को बड़ा फैटिग, बड़े कमजोर, बड़े नालायक, नाकामयाब समझेंगे, फिर भी उस वक्त अपने आप को क्या करना होता है, संभालना होता है। ऐसे ही व्यक्ति अपने आप को लाइफ में सक्सेस बना पाता है। तो यहाँ पे वही है कि जो व्यक्ति शीप एंड गोट को एक साथ एक तरीके से गुड और इविल दोनों को, यानी अच्छे और बुरे दोनों को संभाल लेता है, उसी को बोलते हैं बैलेंस्ड मैन। 61 नंबर में क्या है, सम एंड सब्सटेंस। इसका मतलब होता है सेंट्रल आइडिया। चाहे किसी भी तरह का आपके सामने कुछ भी हो या किसी भी तरह की चीज हो, किसी भी तरह के एक्शन हो रहा होगा, एक्टिविटी हो रहा होगा, आप उसके सम एंड सब्सटेंस को देखने की प्रयास करेंगे। इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, इसके सेंट्रल आइडिया क्या है। ठीक है, जैसे आपके सामने कोई भी क्लास चल रहा हो तो उस क्लास का सेंट्रल आइडिया क्या है। जैसे आज की इस क्लास में यदि हम बोले कि आपके सामने हम इडियम्स पढ़ा रहे हैं, तो इस इडियम्स पढ़ने का और इस इडियम पढ़ाने का जो सेंट्रल आइडिया है और सेंट्रल रीजन है वो क्या है, तो आपकी सक्सेस और आपकी अचीवमेंट। आप सक्सेस करेंगे, वही इस क्लास का क्या रहेगा, सेंट्रल आइडिया रहेगा, मेन फोकस उसी पे किया गया है। तो सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है कि सेंट्रल आइडिया। क्या होता है इसका मतलब, सेंट्रल आइडिया। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज स्पीच इज दैट वन कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट हार्ड वर्क। कोई व्यक्ति है जो अपने एक स्पीच को डिलीवर कर रहा है, अपने आप को मतलब अपने से वो क्या बोल सकते हैं कि कोई प्रोग्राम में भाषण दे रहा है, तो उसके भाषण का, उसके उस स्पीच का क्या सम एंड सब्सटेंस है, क्या सेंट्रल आइडिया है। तो आइडिया ये है कि वो बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना हार्डवर्क का क्या होता है, प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। जैसे कि चाहे आप मेहनत करेंगे तभी आपके सामने सक्सेस आएगा। तो बात यहाँ पे वही है कि जो व्यक्ति भाषण दे रहा है वो ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, सक्सेस तभी कर पाता है जब वो हार्डवर्क करता है। और आज के लाइफ में हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करने की कोशिश करना है। आप अपने आप को स्मार्ट करने की कोशिश कीजिए, हार्ड वर्क करने की कोशिश से थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश कीजिए, जिसे बोलते हैं हम लोग स्मार्ट वर्क। तो अब तब जाकर के आपके सामने आपका सक्सेस झक मार के आएगा। तो 62 नंबर में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। तो वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब होता है जॉय एंड सोरो, खुशी और दुख। वियर एंड टीयर का मतलब होता है खुशी और दुख, जॉय एंड सोरो। I shall be with you in wear and tear। यहाँ पे क्या लिखेंगे, and tear। इसका मतलब होता है कि दुख और सुख दोनों के समय में हम आपके साथ हैं और साथ रहूंगा। यहाँ पे सुधार लेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे wear and tear। इसका मतलब होता है कि दुख और सुख दोनों के समय में हम आपके साथ रहेंगे। नेक्स्ट है 63 नंबर में टाइम एंड टाइड। इसका मतलब होता है, टाइम एंड टाइड का मतलब होता है कि आपके सामने जो कुछ भी हो रहा है, जिसे समय बोलेंगे, समय सारणी बोलेंगे, उसे बोलेंगे टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन या फिर वेट फॉर नन। इसका मतलब होता है कि समय, जो आपके सामने जो समय चल रहा है, आपके जो इस समय बीत रहा है, ये समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है, हर किसी के समय बीतता ही जाता है। आपको अपने समय को बेहतर यूज में लाना है। दैट्स व्हाई टाइम एंड टाइड वेट फॉर यहाँ पे लिखा क्या लिखा जाएगा, वेट फॉर नन। किसी का इंतजार नहीं करता है, कौन, आपके ये कालचक्र समय। तो टाइम एंड टाइड का मतलब होता है टाइम।
64 नंबर में अ लाफिंग स्टॉक। अ लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है टारगेट और ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। राम इज अ लाफिंग स्टॉक ऑफ द सिटी। इसका मतलब होता है कि लाफिंग स्टॉक का मतलब वो सेंटर चीज, वो टारगेट वाला पॉइंट जिसको आपको देखना है, या फिर इसको एज अ नेगेटिव में आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी जो घटना होता है, कोई भी जो एक मूवमेंट होता है, या फिर किसी तरह का विद्रोह होता है, किसी भी तरह का एक आपके सामने में देखा जाए तो मूवमेंट आ जाए, या फिर उसे बोलेंगे ना विद्रोही आंदोलन बोल सकते हैं। तो उस आंदोलन में एक कोई लीडर होता है, उस लीडर को आप क्या बोलेंगे? अ लाफिंग स्टॉक। अ लाफिंग स्टॉक दैट मींस टारगेट। या फिर आप नेगेटिव में यूज करना चाहेंगे तो कोई टेररिस्ट को देखिए, चाहे कहीं पे बम धमाका हो, चाहे पे कहीं पे किसी तरह का आपको एक घटने के बारे में सुनाई दे जो आतंकवादी से रिलेटेड है, तो उस घटना के पीछे का एक मास्टरमाइंड होता है जिसे आप बोलेंगे टारगेट। ठीक है, तो उसी टारगेट को क्या बोलेंगे? लाफिंग स्टॉक। राम इज अ लाफिंग स्टॉक ऑफ द सिटी। यहाँ पे जो बोला गया है कि राम जो है इस पूरी सिटी का क्या है? लाफिंग पॉइंट है, दैट मींस टारगेट पॉइंट है। कि यस, जैसे आप यदि पॉजिटिव तरीके से देखें इसको, तो आप MS धोनी को देख सकेंगे, पूरे रांची का उसे राजकुमार बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि रांची का जो सेंटर पॉइंट है, या फिर रांची का जो एक वो टारगेट व्यक्ति है, वो कौन है? MS धोनी है। तो उसे बोलेंगे लाफिंग स्टॉक। तो आई थिंक इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव दोनों तरीके से आप इसके यूज को समझ पाए होंगे। 65 नंबर में है अ मेडन स्पीच। अ मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब है स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, या विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी की जो आप स्पीच देते हैं, जो आपके पहला स्पीच होता है, आप उसे ये भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अ मेडन स्पीच। जैसे इन हिज मेडन स्पीच ही वर्कड वंडर्स। ठीक है, इसको यहां पे WON कर लीजिएगा। ठीक है, WON, इस U को हटा दीजिएगा, वंडर्स। जैसे वो अपने ही पहले स्पीच में, मेडन स्पीच में अपने आप को कैसे साबित किया? एकदम से वंडरफुल साबित किया, वंडर साबित किया। ठीक है, तो उसका मतलब हुआ कि वो उन्होंने जो फर्स्ट भाषण दिया था, फर्स्ट उसका जो स्पीच था, वो बहुत ही लाजवाब था। आप सब अपने बचपन में कभी ऐसे कुछ एक भाषण दिए होंगे अपने फर्स्ट टाइम में, जो काफी लाजवाब होगा, जो आपको लग रहा होगा कि या मैंने उस समय भाषण दिया था। तो उसे क्या बोलेंगे? मेडन स्पीच। और उस भाषण को क्या बोलेंगे? कि हमने उस भाषण से क्या गेन किया? एक वंडर गेन किया, WONDERS। ठीक है, 66 नंबर में है ऑस्ट्रिच पॉलिसी। आप ऑस्ट्रिच जो एक बर्ड है उसके बारे में जानते हैं, उसको देखे हैं। वो एक ऐसी बर्ड होती है जो जिसके पीछे यदि शिकारी लगा रहे तो वो भाग करके अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। और छुपाता कैसे है? यदि छोटा सा भी बिल मिल जाए तो उस बिल में, उस क्षेत्र में अपने सर को वो घुसा लेता है, और घुसा लेने के बाद उसको तो कुछ दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन उसके जो पूरी बॉडी पार्ट्स होता है वो उस बिल से बाहर रहता है। जब वो बिल के अंदर अपना चेहरा को घुसा लेते हैं तो उसको कुछ तो दिखाई देता नहीं, तो वो सोचता है कि हम अपने आप को पूरी तरीके से उस दुश्मन से क्या कर लिए हैं? पीछा छुड़ा लिए, अपने आप को छुपा लिए। लेकिन वो पूरे अपने चेहरे को ही छुपा पाता है, बल्कि अपना पूरा बॉडी उसका बाहर दिख रहा होता है, और वो फिर से वो फंस जाता है। तो ऑस्ट्रिच पॉलिसी का मतलब होता है कि पॉलिसी ऑफ सेल्फ डिसेप्शन। ठीक है, खुद के बचाव के लिए जो पॉलिसी लाया जाए, लगे कि हम इस पॉलिसी से बच सकेंगे, चाहे हम बच पाए या ना बच पाए, उस तरह की पॉलिसी को बोलेंगे ऑस्ट्रिच पॉलिसी। ही सफर्ड ग्रेट लॉस इन लाइफ ओइंग टू ऑस्ट्रिच पॉलिसी। तो जो वो सोच रहा था कि हम अपने आप को बचा लिए इस सिचुएशन से, और वो कैसे बचाने की कोशिश किया? बस अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश किया, पूरा उसका बॉडी बाहर दिख रहा था। इसका मतलब हुआ कि वो पूरे अपने आप को लॉस में डाल दिया। उसको लग रहा था कि हम अपने आप को बचा ले रहे हैं, सिचुएशन से बियॉन्ड कर ले रहे हैं, अपने आप को उस सिचुएशन से अलग रख पा रहे हैं, लेकिन वो रख नहीं पाया। तो वैसे है कि वो उस कारण से क्या हो गया? सफर हो गया। सफर का मतलब होता है परेशानी में चला गया, अपने आप को मुश्किलें ले लिया। तो ही सफर्ड ग्रेट लॉस इन लाइफ ओइंग टू ऑस्ट्रिच पॉलिसी। ऑस्ट्रिच पॉलिसी के कारण, बस अपने सर को छुपाने के कारण, उसको ये पता नहीं चला कि हम कब अपने आप को पूरी तरह से हार चुके या पूरी तरह से अपने आप को लॉस में डाल चुके। तो उसे बोलेंगे ऑस्ट्रिच पॉलिसी। 67 नंबर में अ नैरो एस्केप। अ नैरो एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। क्या होता है? बाल बाल बचना। जैसे आप बोलेंगे आपके सामने से कोई ऐसा गाड़ी वो तेज से क्रॉस कर जाए, तो आप क्या बोलेंगे? भाई बाल बाल बच गया।
बाल बाल बच गए। वो जो निकम्मा नालायक लड़का था मेरे सामने से इतना तेज से गाड़ी चलाया, थोड़ा सा कारण बच गए, थोड़ा सा आगे रहते ना तो मेरा ये हो जाता। तो आप उसे क्या बोलते हैं? बाल बाल बचे। क्या बोलते हैं उसे? बाल बाल बचे। ठीक है, तो उसे बोलेंगे अ नैरो एस्केप। क्या बोलेंगे? अ नैरो एस्केप, अ हेयर ब्रेथ एस्केप, एकदम से केस भर का, बाल भर का डिस्टेंस से बचना। ठीक है, आप उसे बोलेंगे अ नैरो एस्केप। स्पेशली ये जो टर्म है, ये जो इडियम है, इसे आप क्या यूज करेंगे? तो चाहे वो मतलब इंसिडेंट से रिलेटेड हो, वैसे सिचुएशन में कि भाई मेरे सामने ना एकदम से भयानक वाला एक भूत तैयार हो गया और वो मुझे पकड़ने वाला था कि बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए, तो उसे बोलेंगे अ नैरो एस्केप। ही हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम द बुल व्हिच वाज चेसिंग हिम। एक बुल जो है, बुल का मतलब होता है सांड। एक सांड एक व्यक्ति को पीछे से दौड़ा रहा था और वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था और वो थोड़ा थोड़ा के लिए बच जा रहा था। तो अपने आप को क्या बोलता है कि मैं उस बुल से थोड़ा सा बचा। और हम लोग उसके लिए क्या बोलते हैं कि वो जो व्यक्ति ही हैड अ नैरो एस्केप, बाल बाल बचा। किससे? जो बुल उसको चेस कर रहा था, जो बुल उसको चेस कर रहा था। ठीक है, तो आप बाल बाल कहां पे बचे? क्या आपके सामने कभी भी ऐसी घटना हुई है? तो आप उसे सोचने की प्रयास करें और वहां पे इस चीज को रिलेट करने की प्रयास करें और वहां पे बोलेंगे कि हाँ मैं उस वक्त अ नैरो एस्केप से बचा था, बाल बाल बचा था। 68 में है क्विजोटिक प्रोजेक्ट। इसका मतलब होता है नॉनसेंस प्लान। नो क्विजोटिक प्रोजेक्ट कैन मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ। आपके नॉनसेंस प्लान से आपके सक्सेस कभी आपको मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब होता है कि वो जो सेंस, वो जो आपका प्लान है, वो उसमें किसी भी तरह का कोई सेंस नहीं है, बकवास है, बेवजह है, बेतुका है। तो उसे बोलेंगे क्विजोटिक प्रोजेक्ट। क्या बोलेंगे उसे? क्विजोटिक प्रोजेक्ट। उसके बाद है रेडी मनी। रेडी मनी का मतलब होता है कि कैश इन हैंड, जो आपके हाथ में हो, जिसे आप तुरंत से खर्च कर सकते हैं, जिसे आप तुरंत से अपने आप को कहीं पर भी जरूरत पड़े तो उसको यूज कर सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं उस वक्त, उसी को बोलेंगे रेडी मनी। एट प्रेजेंट आई हैव नो रेडी मनी टू बाय अ कार। इस समय मेरे पास कोई भी कैश मनी है कि मनी नहीं है कि हम एक कार को खरीद सके। और वहां पे कैश मनी के लिए हम लोग क्या यूज किए? नो रेडी मनी। मेरे पास किसी भी तरह का रेडी मनी नहीं है, दैट मीन्स कैश, दैट मीन्स आपके पास वो नोट, वो सिक्के नहीं है। आगे देखते हैं, आगे में क्या है? 70 नंबर पे रेड लेटर डे। ये जो है, ये हम डबल यहाँ रिपीट करने की कोशिश की है। इसके पीछे वाले वीडियो में, इसके पीछे वाले सेशन में हम इसके बारे में बात पहले से कर लिए हैं। तो इस चीज को आप मुझे कमेंट करेंगे और साथ में इस सेशन को लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इस चीज के, इस जो हमारा लर्नर्स पॉइंट का चैनल है उसके नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन करेंगे, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो वो आपको मिल पाए और आप उसका भरपूर आनंद, भरपूर फायदा उठा पाए। तो रेड रिलेटेड डे का मतलब क्या होता है आप इसे कमेंट करेंगे और यहाँ पे जो एग्जांपल के रूप में सेंटेंस लिखा है इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं आप मुझे ये भी बताएंगे। ठीक है, और 26 जनवरी में कौन सा डे हम लोग मनाते हैं उसको भी आप बताएंगे, उसको भी कमेंट करेंगे। 78 में देखते हैं कि क्या है? रेड टेप और टेपिज्म। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सेसिव ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। इन एवरी ऑफिस यू आर फेस्ड विथ रेड टेपिज्म। जो एक फॉर्मल प्रोसेस होता है उसी को बोलेंगे रेड टेपिज्म। ठीक है, और वो किस तरह का? एक्सेसिव, जो करना ही है आपको। कभी आप किसी फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि इस चीज का बार बार यूज क्यों है, क्या इसका मतलब है? तो वो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है, उसी को आप बोलेंगे कि ये जो है ना, ये बकवास वाले जो फॉर्मेट है, इसको जो फिलअप कर रहे हैं हम, ये बस क्या है आपके लिए? रेड टैप और रेड टैपिज्म। क्या है? रेड टैप और रेड टैपिज्म। और रेनी डे, रेनी डे का मतलब, रेनी डे का मतलब होता है कि टाइम ऑफ एडवर्सिटी, डिफिकल्ट। एडवर्सिटी का मतलब होता है कि जिस समय आप गंदे तरीके से फंसे हो, आपके स्थिति बहुत अच्छा ना हो, उस समय के दिन को आप बोलेंगे अ टाइम ऑफ एडवर्सिटी। इसलिए बोलेंगे ना कि जब आपका लक आपके साथ में ना हो, ठीक है, आपके जब लक आपके साथ में ना हो, उस समय के दिन को आप बोलेंगे अ टाइम ऑफ एडवर्सिटी, अ टाइम ऑफ एडवर्सिटी। जैसे वी मस्ट कीप सम मनी फॉर अ रेनी डे। आप अपने उस दिन के लिए, जिस दिन में आपके साथ विपत्ति होने वाला है, घटना होने वाला है, या फिर लगे कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा हो सकता है,
तो आपको उसके लिए कुछ पैसे जमा करके रखने पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ मस्ट कीप सम मनी, कुछ पैसे अपने साथ हम लोग को रखना पड़ता है। किस लिए? क्योंकि हमारे आने वाले फ्यूचर में आती है कुछ ऐसे भी दिन आ जाए जिसमें ये हो जाए कि कुछ पैसे की जरूरत हो जाए, डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, विपत्ति का संकट हो जाए, वो संकट के दिन आ जाए, तो उसे बोलेंगे कि रेनी डे, उस संकट वाले दिन को। 73 नंबर में स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है अ पार्टनर हु परफॉर्म्स नो एक्टिव ड्यूटी, जो बिना, या फिर बोलेंगे जो एक्टिव ना हो, सुस्त हो, डल हो, एकदम से जिसे बोलते हैं ना कि लोधा टाइप के व्यक्ति, जहां बैठा बैठा रह गया, तो उस तरह के व्यक्ति को बोलेंगे कैसा? अ स्लीपिंग पार्टनर। बोलेंगे खाना लगा, ठीक है। एक्चुअली आप सब आई थिंक हमको लगता है कि बाहर रह करके रूम में खुद अपने हाथ जला करके खाना बना करके खाते होंगे, तो दोस्तों को बोलते होंगे कि दोस्त खाना लगा, अब हम लोग खाएंगे, तुम लगाओ ना, ठीक है। तो उस तरह के व्यक्ति को अब क्या बोलेंगे? स्लीपिंग पार्टनर। लोधा किस्म के व्यक्ति, कुछ भी करने को बोलो तुम करो ना, अभी हम ये कर रहे हैं, तो उस तरह के व्यक्ति को बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। ही इज अ स्लीपिंग पार्टनर इन दिस बिजनेस। किसी भी बिजनेस में ऐसे भी व्यक्ति हो जाते हैं, वो करेगा ना, वो तो करेगा, तो उस तरह के व्यक्ति को बोलेंगे स्लीपिंग पार्टनर। और सिल्वर लाइनिंग। और सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है ब्राइट साइड। आप सबकी जिंदगी में ना एक दिन ये इंतजार कर रहा है, जिस दिन आपकी जिंदगी का एकदम से नक्शा ही बदलने वाला है, जिंदगी का तरीका ही बदलने वाला है। आप अपने आप को उस दिन फील करेंगे कि हाँ, मेरे लिए भी सिल्वर लाइनिंग था, मेरे लिए भी एक ब्राइट साइड था। आज आप में से बहुत सारे लोग फेस कर रहे होंगे, बहुत मुश्किलों में से जी रहे होंगे, ठीक है, लग रहा होगा कि जिंदगी कितना टफ है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आपके लाइफ में भी सिल्वर लाइनिंग वाला चीज भी है, ब्राइट साइड भी है। आपका भी दिन आने वाला है, आपका भी समय आने वाला है, उस दिन आप रॉक करेंगे। मेहनत लगता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मेहनत करने के बाद आप ही और सिर्फ आप रॉक करेंगे। दुनिया आपको देखेगी कि हाँ, मेहनत किया तो आज इस मुकाम पे है। मेहनत करने से नहीं डरना है, क्योंकि आपके लिए भी इंतजार कर रहा है कौन? सिल्वर लाइनिंग, ठीक है, आपके ब्राइट साइड। एवरीवन हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर किसी की जिंदगी में सिल्वर लाइनिंग जैसा भी कोई एक शब्द होता है। अच्छी दिन आने वाला है, उसकी भी एक दिन किस्मत खुलने वाला है। किस्मत का बस वो चाबी उसका कर्म है, उसकी मेहनत है। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर में क्या है, और आज के लिए ये लास्ट है। इसके बाद हम लोग इडियम वाले सेक्शन को भी कुछ समय के लिए पॉज करेंगे, और फिर हम लोग कुछ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कुछ पैरोनिम्स, कुछ होमोनिम्स को देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे, क्योंकि जब तक इसे हम लोग क्वेश्चन पे यूज ना करने के लिए सीख जाए, तब तक पढ़ने का और उसके एप्लीकेशन को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि आप एक उस डेजर्ट में, उस सी में है, उस ओशियन में फंसे हुए हैं, जहां पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस पानी, और रेगिस्तान में है तो बालू ही बालू दिखाई देता है। तो पहले कुछ हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्वेश्चन ऐसे था, इसलिए हमको ऐसे पढ़ रहे थे। जब एक बार आप पढ़ लेंगे, जब एक बार आप क्वेश्चन को भी देख लेंगे, उसके बाद जैसे ही मेरा और भी आगे सेशन बढ़ेगा, आपको लगेगा कि ना, इस वाले लाइन को हमको एकदम से सीख लेना और यहीं पे सीख लेना है। तो 75 नंबर में से क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। द टर्निंग पॉइंट, आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब है, टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर, जिस दिन आपकी जिंदगी बदलने वाला है। जैसे महात्मा गांधी, अभी बोला जाता है ना कि महात्मा गांधी इंडिया आकर के अपने मूवमेंट को शुरू किए, तो शुरू में कुछ मूवमेंट भी किए थे, शुरू में कुछ उन्होंने वर्क भी किया था, लेकिन उस वक्त वो पॉपुलर नहीं हो पा रहे थे। तो मुझे आप बताएंगे कि कौन सा ऐसा उसके लिए टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद महात्मा गांधी को पूरे इंडिया के लोगों ने भी जानना शुरू कर दिया, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर, जिसके बाद आपके साथ, आपके लाइफ में आपके सारी चीजें चेंज हो जाने वाला है। हिज फ्रेंड्स डेथ वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। किसी के लाइफ में होता है कि किसी के वो चाहने वाले या फिर किसी के चाहते लोगों का डेथ हो जाना, उसके लिए एकदम से एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है। पूरी तरह से अपने आप को बदल लेता है, पूरी तरीके से अपने आप को चेंज कर लेता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा हुआ है, इसका मतलब है हिज फ्रेंड्स डेथ, उसकी जो दोस्त की मृत्यु था, उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो ये आज हम लोग लगभग 25 इडियम्स को देखे। आप इसे बार बार यूज करने की कोशिश कीजिए।
आप इसे लिखिए, एक बार पढ़िए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके सामने दिख पा रहा हो, चाहे मॉक में दिखे, चाहे कहीं पे भी देखे, कोई बुक में देखे, बनाने की कोशिश कीजिए। प्रीवियस ईयर से उसको उठाइए, देखिए कि कुछ चीजें मिल रहा होगा, उसका आंसर वहां पे आप कैसे लगा पा रहे हैं। और हमारे साथ आप बने रहिए, इस सेशन को आप लाइक भी करते चलिए, शेयर भी करते चलिए, अपने आप का ख्याल भी रखिए, सेहतमंद रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, और अपने उस जिस सपना को लेकर के आप घर से दूर हैं, उसको साकार करने में, उसको पूरा करने में अपना भरपूर योगदान दीजिए। यही आपका अभी के लिए, इस सिचुएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। तो आज इन सब चीजों के साथ हम विदा लेते हैं और आपसे मिलते हैं फिर मंडे को नेक्स्ट सेशन में, और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, और आने वाले जो होमोनेम्स हैं, पैरोनेम्स हैं, उन सब से हम लोग रूबरू होंगे और समझेंगे कि क्या है पैरोनेम्स और क्या है होमोनेम्स। तब तक के लिए आप अपने चीजों को, अपने सेहत को ख्याल रखिए।